नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे हमारे देश का मीडिया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कितना समझता है, उनके राष्ट्रवाद की धारणा को, उनको और कुल मिलाकर उनकी भारत के राष्ट्र निर्माण के प्रति जो धारणा थी उसको किस रूप में हम देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बेमिसाल शख्सियत हैं, यह सभी मानते हैं। उनके जीवन काल में उन्हें तमाम तरह के विवादों, वैचारिक आरोपों और यहाँ तक कि अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन तरह तरह के झंझावातों में भी उन्होंने अपने विचारों का दिया जलाए रखा और देश की बड़ी आबादी के बीच लगातार ये जो अलख वो जगाते रहे। उसी का परिणाम था कि ऐसे बिरले उदाहरण होंगे जब कोई अपनी मौत के कई दशकों बाद विविधता भरे इस बड़े महादेश में इस कदर प्रासंगिक होकर उभरता है। लेकिन उन्हें विश्वविद्यालयों के एकेडमिक शोधों, बड़े बड़े सरकारी पदों और पुरस्कारों, सम्मानों से सज्जित विद्वान प्रोफेसरों के मोटे मोटे इतिहास ग्रंथों या देश के ताकतवर मीडिया ने प्रासंगिक नहीं बनाया। सच तो यह है कि इनकी तरफ से उन्हें खास तवज्जो नहीं मिली शुरुआती दौर में। उन्हें तो उस अवाम, खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ों और उत्पीड़ितों के नवजागरण ने अपना महानायक बनाकर पेश किया, जिसके लिए वो आजीवन जूझते रहे और आज वह समाज के हर हिस्से के विमर्श में सबसे प्रासंगिक शख्सियत के रूप में मौजूद हैं। उनका शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो का नारा आज भारत की बड़ी आबादी के लिए शहीद आजम भगत सिंह के मशहूर नारे इनकलाब जिंदाबाद की तरह प्रेरणा का पुंज बन गया है। पर भारतीय मीडिया का बड़ा हिस्सा अंबेडकर को आज भी सिर्फ दो रूपों में याद करता है, आरक्षण के देवता के रूप में या संविधान के प्रारूप के लेखक के तौर पर। निस्संदेह डॉक्टर अंबेडकर को के ये दोनों रूप बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर क्या वह महज इतना भर थे? मैं समझता हूं और मेरी तरह शायद बहुत सारे लोग अब मानते हैं कि वो आधुनिक भारतीय इतिहास की ऐसी बड़ी शख्सियत हैं जिसने अपने जीवन और मौत के बाद देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है उनके विचारों ने। इन दिनों अपने देश में राष्ट्रवाद का एक खास संस्करण चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग अपने राष्ट्रवाद को अंबेडकर की राष्ट्र और धर्म की धारणा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है सच? आज मीडिया मंथन में हम इन तमाम सवालों के अलावा अंबेडकर विमर्श को लेकर विद्वत समाज और मीडिया के रोल की खास तौर पर चर्चा करेंगे। इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है चार खास मेहमान। हमारे साथ हैं सुभाष काताड़े, वरिष्ठ लेखक पत्रकार। हमारे साथ हैं अशोक टंडन, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, और हम यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वो प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइज़र भी थे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर विवेक कुमार, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर और समाजशास्त्र के जानकार। हमारे साथ हैं देश के एक और जाने माने समाजशास्त्री, दलित बहुजन चिंतक प्रोफेसर कांचा इलैया। हम आप चारों लोगों का राज्यसभा टीवी के स्टूडियो में स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं सुभाष काताड़े आपसे। आपको कैसे आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जानना चाहें तो डॉक्टर अंबेडकर की जो रिलेवेंस, उनके रिलेवेंस को लेकर तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन जिस रूप में भारत में विद्वत समाज, भारत का मीडिया जिस रूप में उनको पेश करता है और जो जो उनको, उनके चेहरे, उनके विचार, जिन चीज़ों को रखता है, आज के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से देश के सामने आज जो बड़ी मुख्य समस्याएं हैं, चाहे सांप्रदायिकता का सवाल हो, दलित मुक्ति का सवाल हो या पूंजीवाद की लूट का सवाल हो, तीन बड़े सवालों को अगर हम ले लें आज की तारीख में, मेरे ख्याल से अंबेडकर के चिंतन में और पूरे उनके व्यवहार में हमें उनके विचारों को लेकर, इन सारे चुनौतियों को लेकर के एक झलक मिलती है। और विडंबना ये दिखती है कि उनको रिड्यूस किया गया है, एक महान विचारक को जिस तरह से निन्यूकृत किया गया। आपने ठीक ही कहा कि उनको सिर्फ दलितों का मसीहा बना दिया गया है। और अगर हम संविधान के बारे में, संविधान की चर्चाओं को भी देखें, लेकिन उसके पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ था उनका, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, जिसमें उन्होंने भारत का कैसा नक्शा वो देखते हैं, जिसका एक रूपरेखा उन्होंने प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने तीन बड़ी बड़ी बातों, और भी तमाम बातों का उन्होंने उल्लेख किया था, लेकिन तीन बड़ी बातों का उल्लेख किया था। उन्होंने इस खतरे को देखा था कि आज़ाद हिंदुस्तान में जहाँ पर तमाम संप्रदाय हैं, वहाँ पर बहुसंख्यकवाद एक खतरा बन सकता है। इसीलिए माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। और साथ साथ उन्होंने जो एक नक्शा पेश किया था,
उन्होंने कृषि के राष्ट्रीयकरण की बात की थी, उन्होंने उद्योगों को सामूहिकरण की बात की थी, तो एक आर्थिक नक्शा भी पेश ऐसा उन्होंने किया था। तो मेरे ख्याल से तीनों ऐसी बातें महत्वपूर्ण बातें हैं। और एक महत्वपूर्ण जो इससे जुड़ी हुई बात है, उन्होंने आस्था की स्वतंत्रता की बात की थी। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में जो चिंताएं लोगों की दिख रही हैं, खास करके सत्ताधारी तबके में जिस तरह की चिंताएं दिख रही हैं, उन तमाम चुनौतियों का जवाब हमें उनके विचारों में उसमें मिलता है। तो विवेक, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे लगता है कि मैं सहमत हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व का संकुचितीकरण हुआ है और संकुचित आधार पर बाबा साहब अंबेडकर को पहले दलितों का मसीहा बनाया गया। फिर बाबा साहब को कुछ लोगों ने कहा नहीं, वो तो भारतीय संविधान के लेखक हैं, उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम हुई जी। और बाद में वही व्यक्ति लिखा भी गया, किताब आई वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, और उनको मिनिस्टर के पद पर सुशोभित करवाया गया और उनको राज्यसभा भी भेजा गया। अभी तक उसको खंडन नहीं आया किताब का, तो वहां पर भी उनकी इंटीग्रिटी पर शक किया गया। लेकिन आज के दौर में बाबा साहब अंबेडकर को राष्ट्र निर्माता बताया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर के 96 वर्ष पहले जो उनका इतिहास है वो ये बताता है कि इस मीडिया ने उनको तरजीह नहीं दी, और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर को समय समय पर खुद के अखबार निकालने पड़े। और चाहे मूकनायक हो, 1920 से शुरू करते हैं, मूकनायक हो, बहिष्कृत भारत हो, समता हो, जनता हो और प्रबुद्ध भारत तक जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एक 73 वर्ष पहले का दस्तावेज हमको मिलता है, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर गांधी, रानाडे और जिन्ना के लिए हिंदू प्रेस का जो एनालिसिस था उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, और वो बताते हैं कि हिंदू प्रेस ने उनको कितनी गालियां दी हैं। और ये बात कह रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर आखिरी समय में नानक चंद रत्तू से बात करते हुए कि मैंने बहुत मुश्किल से, बड़ी गुर्बत से कुछ प्राप्त किया है और गालियों के बीच प्राप्त किया, जिसमें सबसे ज्यादा अगर गाली बकी है तो इस हिंदूवादी प्रश्न, ये शब्द उनके थे। और उसके बाद फिर वो जाते हैं हमारी जर्नलिज्म पर, और उन्होंने कहा कि जर्नलिज्म पहले व्यवसाय था, अब व्यापार बन गया है। और वो बाकायदा बताते हैं कि अगर राष्ट्रवाद की कोई कल्पना है तो मुझे लोग इसलिए ईर्ष्या कर रहे हैं कि मैंने गांधी और जिन्ना की भर्त्सना की है। लेकिन मैं ये गांधी और जिन्ना की भर्त्सना इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं उनसे ईर्ष्या करता हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने भारत से बहुत प्यार करता हूं। ये शब्द उन्होंने लिखे, और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि आज का जो जर्नलिज्म है वो कैसा हो गया है। और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह ढिढोरा पीटने वालों का, जो अपने हीरो के प्रति वर्शिप है, उसका जमावड़ा हो गया है। जी, अशोक टंडन साहब, विवेक जो कह रहे हैं उससे जस्ट हम एक बात जोड़ कर सामने रखना चाहते हैं कि राइटिंग एंड स्पीचेज महाराष्ट्र सरकार ने जो छापा बाबा साहब का, मैं उसके वॉल्यूम 8 में उनका एक बहुत महत्वपूर्ण कोट है राष्ट्रवाद के बारे में। विवेक ने जो कहा बहुत उससे जुड़ा हुआ है। वो मैं कोट कर रहा हूँ, जब सारी दुनिया राष्ट्रवाद की बुराई के विरुद्ध खड़ी हो रही है और किसी न किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पनाह ले रही है, उस समय जिन्ना साहब मुस्लिम राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। अगर अंबेडकर जिन्ना की आलोचना ने उनके कथित नेशनलिज्म पर इन शब्दों में कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्रवाद का समर्थन वो कैसे कर सकते हैं? आप हिंदू राष्ट्रवाद को तो वह शुरू से ही लगातार खारिज करते रहे और शब्दों में बोलकर वो उन्होंने किया बार बार। तो मेरा ये कहना है कि उनको जिस रूप में लिया गया है, आज उनको जिस रूप में लिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर को आज किस रूप में लिया जा रहा है, उसकी बजाय बाबा साहब अम्बेडकर उस समय इस देश को और इसके देश की पत्रकारिता को किस तरह से लेते हैं, मैं केवल आपको एक उदाहरण देता हूँ। 25 नवंबर 1949 को उन्होंने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। अपने भाषण के अंत में वो कहते हैं कि मैं चाहता तो मैं अभी अपनी सीट ले सकता था, मैं बैठ सकता था, लेकिन मेरे मन में एक चिंता सता रही है और मैं वो चिंता व्यक्त किए बिना बैठूंगा नहीं। और वो जो चिंता उन्होंने व्यक्त की है उसके मैं 8 लाइनें आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जी। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं 26 जनवरी 1950 को देश स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन क्या उसकी स्वतंत्रता को क्या होगा? विल शी मेंटेन हर इंडिपेंडेंस और विल शी लूज इट अगेन? उसके बाद वो कहते हैं
this is the first thought that comes to my mind. It is not that India was never an independent country. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it second time? फिर वो आगे कहते हैं कि what perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it, इसको ध्यान से सुनिए, but she lost it by the infidelity and treachery of some of our own people. ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया और यहाँ पर वो उस अपने भाषण में उन लोगों का भी जिक्र करते हैं जिनकी ट्रेचरी और इनफिडेलिटी के कारण देश गुलाम हुआ था। आगे वो कहते हैं विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यहाँ वो उसका जवाब देते हैं कि वी आर गोइंग टू हैव मैनी पॉलिटिकल, देखिए ये 67 साल पहले बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव मैनी पॉलिटिकल पार्टीज विद डाइवर्स एंड अपोजिट पॉलिटिकल creeds. Will India place the country above their creed or will they place creed above the country? I do not know. आगे वो कहते हैं but this much is certain that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. एक second. This eventually must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. मैं समझता हूँ आज की स्थिति में भी राष्ट्रवादी कोई भी ताकत होगी, इस प्रकार का बयान 67 साल पहले दिया होगा बाबा साहब अम्बेडकर का, उससे बड़ा राष्ट्रवादी कोई नहीं हो सकता। उस समय के समाज ने या बाद में उनको कैसे उनका चित्रण किया, मैं समझता हूँ ये उसको स्पष्ट करता है। एक बात मैं और कहूँगा, मीडिया के बारे में बात आई, मीडिया उनको आज कैसे देखता है या 67 साल से कैसे देखता आ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 67 साल पहले मीडिया का जो चित्रण किया, संविधान सभा में जब 1901 पर बहस हो रही थी तो उस समय के बड़े नेताओं ने कहा कि हमें फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ द प्रेस शब्द के लिए एक क्लॉज ऐड करनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदर्शिता देखिए, वो ये कहते हैं कि नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 1901A में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, प्रेस का फ्रीडम उसमें निहित है। लेकिन यदि हम एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाते हैं, आने वाले समय में मीडिया उसका दुरुपयोग कर सकता है और अपने आप को खुदा मान सकता है, इसलिए मीडिया का इस प्रकार का क्योंकि शायद वो मीडिया का चरित्र जानते थे भारत के, जो विवेक कुमार कह रहे हैं। आज जो परिस्थिति हो रही है तो 67 साल पहले जो बाबा साहब अम्बेडकर ने मीडिया का चित्रण किया और खतरा दिखाया कि इसको इस प्रकार से मत अलग से कैटेगरी को रखो कि जिससे उसका दुरुपयोग हो सके। प्रोफेसर कांचा इलैया, अशोक टंडन साहब ने उनके विचारों को, बाबा साहब के पर्सपेक्टिव को, खासकर नेशनलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में जैसा वो कह रहे हैं, उन्होंने अपनी बात रखी। आप कैसे देखते हैं भीमराव अंबेडकर साहब को, कैसे अंबेडकर के राष्ट्र की धारणा को, जाति और धर्म के रिश्तों को आप कैसे व्याख्यायित करते हैं सर? नहीं उर्मिला जी, आज बाबा साहब अंबेडकर का 125th बर्थ एनिवर्सरी जो सेलिब्रेट किया जा रहा है देश में, ये एक बड़ा माहौल एक तरफ हो रहा है, दूसरा तरफ ये नेशन को कैसा रिप्रेजेंट करना है, कौन सी सिंबल्स रिप्रेजेंट करेगा, ये दूसरा एक चर्चा काफ़ी बड़ा हो रहा है। जो सरकार में है वो लोग बाबा साहेब अम्बेडकर को अपना बना के और उसके बारे में जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए बात कर रहे हैं, उसका चिंतन को हम ओन करने, आप वो लोग भी ओन करने के लिए बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो नेशनलिज्म के बारे में जो नारा दे रहे हैं, वो नारा आज देश को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये देश एक बार जो है बुद्ध भूमि था। आज अगर ये देश का नेशनलिज्म को कोई एक इंडिविजुअल थिंकर मॉडर्न पीरियड से रिप्रेजेंट करता है, वो बाबा साहेब अम्बेडकर। सो मेरा ख्याल में ये नया नारा जो है देश का नेशनलिज्म का नारा, ये वो होना है
भीम भूमि की जय। जो अदर नारा होते हैं वो जो दलितों को, बैकवर्ड क्लासेस को, ट्राइबल्स को, जो प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो अपना फल को देश को दे रहे हैं, जो सोल्जर्स को भी खिला के वहाँ बॉर्डर्स पे खड़े कर रहे हैं, वो लोगों को ना भारत माता की जय ना वंदे मातरम रिप्रेजेंट करेगा। तो दूसरा जो मीडिया का बात है, मीडिया ने अंबेडकर को अब तक दलित नायक बोले थे, अब तक सब कुछ दिन के पहले महार नायक बोले थे, आज उन्हें इंटरनेशनल सोशल रिफॉर्म लीडर बन गया। और उसका एक किताब, नया किताब आ रहा है, वो गवर्नमेंट पूरा छप रहा है, पूरा वॉल्यूम छप रहा है, इसको गवर्नमेंट छोड़ दिया। रिडल्स इन हिंदुइज्म जो किताब उन्हें लिखा जी, वो अभी फिर नया कॉपी बाहर आ रहे हैं 14 को। उसमें अगर हिंदुइज्म रिफॉर्म नहीं होते हैं, अगर हिंदुइज्म सोशल इक्वालिटी को, जो दलितों को, पीड़ित लोगों को, बैकवर्ड क्लासेस को, जो आरएसएस के लोगों जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो हिंदू सिस्टम्स है, जो शंकराचार्य पीठास है, वो उसको हिंदू कहते हैं, उसको शंकराचार्य नहीं बनाने देते हैं, उसको पुजारी नहीं बना देते थे। मोहन भगवत के जैसे लोग सब देंगे, हम दलितों को बोल रहे हैं, बैकवर्ड्स को बोल रहे हैं, मगर वो शंकराचार्य पीठा पे बैठेंगे, वो प्रीस्ट बनेंगे तिरुपति टेम्पल में। जब तक इक्वालिटी ये एरिया में नहीं आएगा, तब तक अंबेडकर का जो पूरा एनालिसिस था उस पे हम रास्ते पे चलने का इशू ही नहीं होता है। अब प्रोफेसर इलिया, आपने जो बात कही, एक छोटा अभी अंतराल हम लेते हैं और अंतराल के बाद जब लौटेंगे तो हम इन पहलुओं को जो आप चारों लोगों ने उठाए हैं, हम उनको भी विस्तार से सामने रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम इन सवालों को भी आगे ले जाएं। एक छोटा अंतराल। मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत के मीडिया ने कैसे समझा, कितना समझा, और डॉक्टर अंबेडकर आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर इतने रिलेवेंस उनकी बढ़ी है तो उसके पीछे विद्वज्जन हैं, यूनिवर्सिटीज़ की बड़ी बड़ी रिसर्च हैं, मीडिया है, या वे लोग हैं जिनके लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, लेकिन उनके दौर में मीडिया ने उनके साथ न्याय नहीं किया और बाद में भी शायद बहुत दिनों तक नहीं। मैं ये समझना चाहता हूँ सुभाष गताड़े साहब कि क्या वाकई अगर दलित बहुजन समाज जो भारत का है उसके अंदर एक राजनीतिक नवजागरण अगर न आया होता तो क्या डॉक्टर अंबेडकर इस देश के महानायक के रूप में, या जैसा डॉक्टर कंजा इलैया कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में उनको एक सोशल, एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर के तौर पे आज माना जा रहा है, क्या उनको इस रूप में जगह मिली होती? हम साफ अगर पूछें आपसे कि बहुजन जो समाज है, जो बल्कि उसके एक नायक भी कांशीराम थे जो बाद के दिनों में इमर्ज किए, क्या ये वो दौर जब ये राजनीतिक विमर्श सामने आया, क्या ऑल ऑफ सडन डॉक्टर अंबेडकर महानायक के रूप में उभरते हैं? इसमें मीडिया कहाँ है, इसमें रिसर्चेज कहाँ हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की? क्या ये केवल जन आंदोलन नहीं है? क्या ये केवल वे लोग नहीं हैं जो वाकई उनको नायक मानते थे और जिनको आज पूरा देश नायक मान रहा है? मेरे ख्याल से दलित बहुजन समाज में ज़बरदस्त जो जागृति आई, जो सड़कों पर लोग उतरे लाखों की तादाद में, जिसकी वजह से ही अंबेडकर जो बहुत हाशिए पर डाल दिए गए थे, अपने मौत के समय भी बहुत कोई लोकप्रिय नहीं थे, और जिस तरह से उनको दुत्कारा गया था, जिस दो चुनाव हरवाया गया, या हरे वो लगातार, उनको किस तरह से, बिल्कुल तो उस वजह से, तो इस दलित बहुजन आंदोलन की ताकत की वजह से, मेहनत कश आंदोलन की ताकत की वजह से ही मेरे ख्याल से वो एक नए संग से, नए सिरे से हम लोग महामानव के तौर पर उनको देख रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया है। वो जो महान थे, पहले से डे वन से महान थे। उन्होंने भारतीय समाज को लेकर के जो मौलिक सवाल रखे थे, वो सवाल पहले से मौजूद थे, लेकिन इस आंदोलन ने ही उनको एक नई ताकत नई दी है। लेकिन विवेक कुमार, मीडिया जो भारत का है, इतना उसका आकार बड़ा है, इतना विशाल मीडिया है, इस मीडिया में अंबेडकर अभी भी जन्मतिथि के दिन, निर्वाण के दिन, महानिर्वाण के दिन वही याद आते हैं, या बीच बीच में कभी संविधान की कोई चर्चा हो जाए तब याद आते हैं? अंबेडकर मीडिया में कहाँ है? अभी तमाम लोग हैं, आप अगर देखें मेन स्ट्रीम मीडिया में गोलवलकर से लेकर के और मोहन भागवत तक, गांधी से लेकर नेहरू तक, राजीव गांधी तक, यानी सभी लोग हैं, लेकिन अंबेडकर कितनी बार याद आते हैं और किस रूप में याद आते हैं?
अभी तक तो नहीं याद आए, लेकिन आना शुरू हो गए हैं अब। और कम से कम जो है कार्यक्रम शुरू हो गए। मुझे लगता है कि मीडिया बहुत दिनों तक उनको नज़रअंदाज नहीं कर पाया, और एक सबसे बड़ा उसका प्रमाण जो दिखाई दिया वो भारतवर्ष में जो एक टेलीविज़न था, और उसने एक यहाँ पर सर्वे करवाया कि हु इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन, और बड़ी ही चतुराई से क्वेश्चन जो पूछा गया, हु इज ग्रेटेस्ट इंडियन आफ्टर गांधी। अगर मुझे लगता है कि मीडिया ये पूछता कि वास्तविकता में भारतवर्ष में कौन जो है सबसे बड़े इस समय, हु इज द ग्रेटेस्ट इंडियन, तो मुझे लगता बाबा साहब को वोट मिलता और बाबा साहब अव्वल आते। लेकिन एक बात मैं यहां कहना चाहूंगा, लेकिन सॉरी, मैं हस्तक्षेप मैं एक मिनट कह रहा हूं कि आज जो मीडिया है उसको यह पता चल गया है कि वास्तविकता में बाबा साहब अंबेडकर की जो पोजीशन पहले थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, ये उनको ज्ञात हो रहा मैं है। एक सवाल आपसे जरूर करना चाहता हूं, बिल्कुल संक्षेप में उसका जवाब भी चाहेंगे कि इंग्लिश मीडिया में, अंग्रेजी के प्रेस में, खासकर जो कुछ जर्नल्स हैं, अच्छी पत्रिकाएं हैं, उन्होंने तो बाबा साहब को बीच बीच में कभी कभी एक पुनर्मूल्यांकन किया। खासकर मैं बात कर रहा हूं आपको 80s के दौर में या 80s के बाद, लेकिन अभी हाल के वर्षों में भी, जैसे द कारवैन मैगजीन ने, आउटलुक ने, लेकिन हिंदी मीडिया, हिंदी प्रेस, प्राइवेट चैनल्स, टेलीविजन की, उनके यहाँ बाबा साहब कहाँ हैं? बाबा साहब इसीलिए कहा था कि जो हिंदी प्रेस है, बाबा साहब ने पहले तो कांग्रेस प्रेस की बात करी, फिर हिंदू प्रेस की बात करी, और उन्होंने, बाबा साहब ने एक सेंटेंस प्रयोग किया, मैं उसको बता दूं, हो सकता है उसमें आंसर निकल आए। उन्होंने कहा कि जो मेरे प्रति हिंदू प्रेस का रवैया है, जिस प्रकार से वो मुझसे ईर्ष्या करता है, उसको केवल मैं इतना कह सकता हूं, उसकी उन्होंने एक तरह से वानगी बताई कि वह सवर्ण समाज का दलितों के प्रति जो ईर्ष्या का रवैया है, वही हिंदू प्रेस का रवैया मेरे प्रति है। तो मुझे लगता है कि वो वास्तविकता में स्थापित होता है। प्रोफेसर कांचा इलैया, आप लगभग आसपास, बिल्कुल एक ही साल तो नहीं, लेकिन कुछ एक अंतराल के बीच में भारत में दो महत्वपूर्ण किताबें आती हैं। डॉक्टर B.R. अंबेडकर की किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो वस्तुतः एक भाषण था जिसको लाहौर में देना था जाति तोड़क सभा में, जो नहीं हुआ, लेकिन बाद में पुस्तिका के रूप में वो छपी, वो किताब हमारे पास है। और दूसरी किताब गोलवलकर साहब की आती है, वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। अगर इन दोनों किताबों को आप देखें तो दो तरह की दार्शनिक धाराएं हैं, दो तरह का दृष्टिकोण है, दो तरह का विजन है, लेकिन एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जैसी क्रांतिकारी, क्रांतिदर्शी, एक नए चिंतन की जमीन जमाती हुई किताब, उसकी चर्चा भारत में 90 के दशक के बाद शुरू होती है। कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें अंबेडकर का जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट टेक्स्ट है, वो एक सोशल रिफॉर्म का टेक्स्ट है, वो एक पॉलिटिकल रिफॉर्म का टेक्स्ट है, वो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का टेक्स्ट है, वो एक देश को पूरा यूरो अमेरिकन स्टेटस से स्टेटस पे लाने का एक काफ़ी रेवोल्यूशनरी टेक्स्ट है। जो गोलवालकर का टेक्स्ट है वो स्टेटस को कैसा मेंटेन करना, जो भारत रामायण महाभारत वेद से लेके जो कास्ट सिस्टम को डिवाइड करते 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 आके यहाँ तक आया, जो ब्राह्मण लोगों का जो अधिकार जब से लेके अब तक कैसा खड़े रहेंगे उसको हम नेशन बोलेंगे, वो है गोलवालकर का। अंबेडकर का ये है गौतम बुद्ध का। पूरा हिंदू हिस्ट्री में एक लिविंग ह्यूमन बीइंग प्रॉफिटहुड से नेशनहुड को नहीं लाया गया था, कोई नहीं है वैसा। पूरा जो है इमेजिनेटिव और माइथोलॉजिकल फिगर्स को लाए, मगर अंबेडकर ने नेशनहुड को गौतम बुद्ध से जुड़ाया। जो गौतम बुद्ध यही देश में पैदा होके फर्स्ट यूनिवर्सल रिलीजन को एस्टैब्लिश किया, जो रिलीजन आज चाइना, जापान, कोरिया और वो इकोनॉमिस्ट को वर्ल्ड इकोनॉमी बनाया, वो बुद्धिस्ट इकोनॉमी बना। ये बुद्धिज्म को रिकॉग्नाइज करने के लिए हिंदुइज्म रेडी नहीं। अंबेडकर को मीडिया ने इसलिए भूल गया, हिंदी मीडिया जो हिंदू मीडिया बन के बुद्धिज्म अगर रिसर्च हो गया,
बुद्धा और धम्मा से लेके ये पूरा ब्राह्मणवाद का सिस्टम, हायरार्किकल सिस्टम, जो डिवीजन ऑफ लेबर्स और डिवीजन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और वुमेन ऑपरेशन जो हुआ वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो तो अपना राज गिर जाएगा, अशोक तो टंडन साहब, दूसरा राज आएगा, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ गया। आप बिल्कुल, हमारे पास वक्त अब खत्म है। कैसे आप समेटते हैं इन सारी चीज़ों को, खासकर डॉक्टर अंबेडकर की कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर बहुजन समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर को आइकॉन बनाया है तो इसमें ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, जितने भी देश में हमारे महापुरुष हुए हैं उनको आइकॉन बनाने के लिए कोई ना कोई उनके साथ जुड़ा है। अगर आज विवेकानंद, औरबिंदो, गांधी, लोहिया या दीनदयाल उपाध्याय या स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद, आप देखिए इनके पीछे कोई ना कोई एक संस्था जुड़ी तभी ये आइकॉन बने। इसलिए अगर बहुजन समाज ने बाबा साहब अम्बेडकर को आइकॉन बनाया, मैं समझता हूँ इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। लेकिन आखिर एक चीज, एक समस्या है कि इन महापुरुषों को या इस तरह के महानायक जैसे अंबेडकर के कॉन्टेक्स्ट में अब बहुत सारे लोग उनको भी एप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर मीडिया में अंबेडकर के पर्सपेक्टिव के बारे में, उनके हिस्टोरिकल रोल के बारे में, उनकी फिलॉसफी के बारे में, उनके वर्ल्ड विजन के, वर्ल्ड व्यू के बारे में सब कुछ साफ साफ होता तो शायद ये एप्रोप्रिएट करने की एक, जैसे मान लो लगता है कि एक सियासी छीना झपटी मची हो महानायकों को हड़पने की, ये कम से कम नहीं होती और इतिहास में सब कुछ साफ होता, समाज में सब कुछ साफ होता कि कौन कहाँ खड़ा है। नहीं, लेकिन कभी भी इन सब आइकॉन को बनाने में मीडिया का कभी रोल नहीं रहा। उनके पीछे जो समाज का वर्ग जुड़ता है वो उनकी जब आगे आस्था लाता है उनको, तो उसके कारण वो महानायक बने और वो हमेशा के लिए बन गए। बाबा साहब ने साफ साफ लिखा है कि नहीं, यहाँ पर मीडिया ने, हिंदू प्रेस ने, कांग्रेस प्रेस ने बाकायदा नायकों को स्थापित और उनके स्तुति गान के लिए इनको हीरो बनाने के लिए लिखाई की है। ये लिखित दस्तावेज है। ये तो इसलिए हम इतिहास के मुझे लगता है कि छोटे से अशोक जी, पक्ष को ही डिस्कस कर रहे लोग, हैं। मुझे अगर लगता है हजारों कि साल की बात करें तो आइकॉन बनाने में मीडिया कभी नहीं था, वो समाज का वर्ग मीडिया उनके ने साथ बनाया जुड़ता है लोगों को। बाकायदा हमारे यहाँ एडवर्टीजमेंट चले हैं, मीडिया ने खड़ा कर दिया। कहीं से जो लोग नहीं थे, पार्टियां हैं इस देश के अंदर, आम आदमी पार्टी बनी है केवल मीडिया, यूट्यूब से निकली हुई पार्टी बताते हैं। लेकिन विवेक, हमारा समय, डॉक्टर कांचा इलैया, आज हमारा समय वाकई खत्म हो गया है। एक ही छोटा बात बोलो जी, अंबेडकर को डेलिबरेटली नेग्लेक्ट किए हैं। उन्हें बुद्धिज्म को लाने का जो प्रयास नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग अभी आप 90 और दशक की बात छोड़ दीजिए, अगर 2-3 दशक पहले की बात देखिए तो स्कूलों में, लाइब्रेरीज में, बुक स्टॉल्स पे अंबेडकर कहीं दिखते भी नहीं थे। ये एक हकीकत है। आप लोगों ने, मुझे लगता है कि आज बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। हम जिस दौर में अंबेडकर पर चर्चा कर रहे हैं वह ऊपरी तौर पर बहुत चमकीला नजर आता है, लेकिन विचारों का कुहासा शायद इस दौर में बहुत ज्यादा है। संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद भी जहां एक तरफ किसी बड़े सियासी दल का कोई बड़ा नेता कहता हो कि संविधान ने ही दलितों, निचली जातियों का दिमाग चढ़ा दिया है, और दूसरी तरफ विचार और विवेक की दुनिया में दाखिल होते दलित समाज के रोहित वेमुला जैसे आदर्शवादी युवा आत्महत्या के लिए विवश किए जा रहे हों, वहां अंबेडकर के विचार, किताबें, नारे और उनका समूचा जीवन संघर्ष किसी जलती मशाल की तरह है। वह विचारों के कुहासे में हमारा रास्ता रोशन करता है, लेकिन हमारा मुख्य धारा मीडिया क्या सुन रहा है? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं और आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर चर्चा करने के लिए, अपनी बात बेबाक ढंग से कहने के लिए। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।